वेलकम टू सिविल सर्विसेज एग्जाम। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी से रिलेटेड मेंस के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ये यूपीएससी से रिलेटेड है, मतलब यूपीएससी लोक सेवा आयोग में आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, जो मेंस के क्वेश्चन होंगे, चाहे वो पीएससी के ही हो, किसी स्टेट के विशेष हो, या फिर संघ लोक सेवा आयोग के। ठीक है, ये है जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन। ठीक है, और ये रिलेटेड है हिस्ट्री विषय से। ठीक है, इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास में भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसको डिस्कस करेंगे हम। और आप ये मोटो बनाइए कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप 1 से 2 क्वेश्चन पर डे लिखिए। ठीक है, पर डे हर सब्जेक्ट्स के, मतलब हर पेपर के, जीएस 1, 2, 3, 4, हर एक के आप 1 से 2 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखिए, और वो भी डेली लिखिए। ठीक है, आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका इससे काफ़ी लाभ होगा जो आपके मेंस में एग्जाम होने वाले हैं। साथ साथ आप प्रीलिम्स के बारे में भी काफ़ी अच्छी जो फैक्चुअल नॉलेज है वो आप ले पाएंगे। ठीक है, और ये संभव होगा सिर्फ मेंस के आंसर राइटिंग से। वो उसी सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन, वीडियो तीसरा है। क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? है भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में सुभाष चंद्र बोस तथा सरदार पटेल के योगदान की तुलना करना है। ठीक है, किसमें तुलना करना है? भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में। राष्ट्र निर्माण की अगर बात आती है तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पे एकीकरण की बात आएगी। ठीक है, ठीक है, जहां भी सरदार पटेल के योगदान की तुलना है वहां पे आपको एकीकरण लिखना है। रियासतों के बारे में लिखना है। टोटल रियासतें कितनी थी? 563 थी। कितने रियासतें एकीकरण के द्वारा हुई थी? 560 रियासतें हो गई थी। ठीक है, 3 रियासत नहीं जुड़ी थी, कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ठीक है, इस वीडियो में हम सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, सबके योगदान को डिस्कस करेंगे, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल की, फिर इनके बीच में हम तुलना करेंगे। ठीक है, हमारा दृष्टिकोण क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का? पहले हम इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, बताएंगे। उसके बाद इनके योगदान को हम बताएंगे, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, इंडिया इंडिपेंडेंस में इसके योगदान को भी बताएंगे। ठीक है, फिर राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दिखाएंगे। राष्ट्र निर्माण मतलब जो एकीकरण की बात की जाएगी। ठीक है, उसके बाद उनके प्रमुख समानताएं देखेंगे और अंतर देखेंगे, फिर लास्ट में हम इनके निष्कर्ष को दिखाएंगे। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहले हम संक्षिप्त परिचय लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के 2 प्रभावशाली नेता थे। दोनों लीडर थे। एक क्या थे? एक आक्रामक रूप से थे, ठीक है, और एक क्या थे? शांति प्रिय, मतलब अहिंसक रूप से, अहिंसावादी थे। ठीक है, जिन्होंने स्वतंत्रता तथा स्वतंत्रता उपरांत राष्ट्र निर्माण में विशिष्ट योगदान दिया। ठीक है, स्वतंत्रता के पहले भी, स्वतंत्रता के बाद में भी इन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जहां एक ओर उग्रवादी दृष्टिकोण अपनाया और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए बाह्य सैन्य सहायता की मांग की, ठीक है, वहीं दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक व्यवहारिक रणनीति अपनाते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में देश के भीतर आंदोलन को प्रबल किया। ठीक है, जैसे आपको पहले बताया, ये सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस उग्रवादी संगठन से जुड़े थे। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे इनके नारे थे। और इन्हीं के जो योगदान के फलस्वरूप आज जो हम सब हंसी खुशी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिबर्टी है, जितनी इंडिपेंडेंस है, सब इन्हीं सब की देन की वजह से। हमें इनके योगदान को विस्मृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के मुख्य भाग पे। मुख्य भाग में हम पहले देखेंगे भारत की स्वतंत्रता योगदान में सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की स्थापना की थी। ठीक है, अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में किया जाए तो इनका जो दृष्टिकोण था कौन सा था? क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का था, और ये सशस्त्र संघर्ष में विश्वास करते थे। ठीक है, इन्होंने आईएनए का गठन किया। आईएनए मतलब इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया, और अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए धूरी राष्ट्रों से सहायता मांगी। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो ब्रिटेन के विपक्ष में थे, उनकी सहायता मांगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आजाद हिंद सरकार में भी अपने योगदान को दिया। 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना की, जिसे कई देशों से मान्यता भी प्राप्त हुई थी। अब कांग्रेस के उदारवाद के से इनका मोहभंग हुआ जब त्रिपुरी 1939 में इनको अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, क्या हुआ था? कांग्रेस दृष्टिकोण से, विशेषकर गांधी जी और पटेल के दृष्टिकोण से ये असहमत थे। ठीक है, इसमें विशेष तौर पे किस पे दिया गया था? किसमें?
गांधी जी और सरदार पटेल के दृष्टिकोण से ये असहमत थे, जिसके कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और ये कहाँ इस्तीफा था? त्रिपुरी का था। ठीक है, त्रिपुरी का था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में यूपी पीसीएस वगैरह में पूछा जाएगा। ठीक है, अब वल्लभ भाई पटेल के योगदान को अगर हम देखें तो इनका जो था अहिंसक दृष्टिकोण था। ठीक है, ये अहिंसावादी दृष्टिकोण में विश्वास रखते थे। मतलब इनका ये दृष्टिकोण था कि हिंसा ना हो। गांधी जी के करीबी सहयोग के रूप में पटेल ने अहिंसक सविनय अवज्ञा का पालन किया और बारदोली सत्याग्रह 1928 जैसे आंदोलनों में अग्रणी भूमिका निभाई, जिससे संघर्ष में जन भागीदारी बढ़ी। लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इन्होंने बारदोली सत्याग्रह, जो कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है, बारदोली कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके योगदान को हम देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका देखेंगे। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 जो में हुआ था, अगस्त में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन सुचारू रूप से चालू हुआ था। के प्रमुख नेता के रूप में पटेल ने अपनी संगठनात्मक क्षमता से व्यापक विरोध सुनिश्चित किया था। और कांग्रेस नेतृत्व और व्यवहारिकता में अगर हम देखें तो ये बोस के विपरीत पटेल ने समझौता और राजनीतिक संगठन को प्राथमिकता दी, जिससे भारतीय राजनीति पर कांग्रेस की पकड़ मजबूती हुई। ठीक है, इन्होंने समझौता वगैरह की रास्तों को भी अपनाया था। ठीक है, इसी के परिणाम स्वरूप जो रियासतों का एकीकरण था, ये इसी इन्हीं का परिणाम था। इन्होंने समझौता को अपना आधार बनाया। ठीक है, और समझौता के भी आधार कई तरीके थे, उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो राष्ट्रों का एकीकरण हुआ था रियासतों का, वो इन्हीं के देन थी। ठीक है, और इसी व्यवस्था के स्वरूप अहिंसक प्रवृत्ति के कारण ये इन चीज़ों को कवर कर पाए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्र निर्माण में योगदान इन दोनों के। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो समाजवादी योजना और औद्योगिकरण का इन्होंने समर्थन किया था। ठीक है, किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, इसके अलावा इन धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक एकता पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और सांप्रदायिक राजनीति की निंदा की। ठीक है, सांप्रदायिक मतलब हिंदू मुस्लिम जैसे बातों की इन्होंने निंदा की। साथ साथ इन्होंने हिंदू महासभा जैसे संगठनों को विभाजनकारी शक्ति बताया था। मतलब इनके अनुसार जो ऐसे संगठन बनते थे जो सांप्रदायिक या फिर हिंदू मुस्लिम के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे को बांटने का काम करते थे, इन्होंने विभाजनकारी शक्ति बताया था उसको। देशभक्ति की भावना जागृत करना इनका लक्ष्य था। ठीक है, इन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, जो राष्ट्रवाद के लिए एक उत्तरोत्तर सीढ़ी बनी थी। ठीक है, अब वहीं हम देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो योगदान है राष्ट्र निर्माण में, और ये अहम हो जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं। चलिए देखेंगे, जो आज की आईएएस की सेवा है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और आईपीएस है, ठीक है, ये किसकी देन है? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही देन है। ठीक है, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं। चलिए हम देखेंगे रियासतों का एकीकरण, जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पटेल ने अनुनय और बल के मिश्रण का प्रयोग करके 560 से अधिक रियासतों, उदाहरण के लिए हैदराबाद पुलिस कार्रवाई द्वारा 1948 में और जूनागढ़ का विलय को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने सिविल सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया, जिसमें आईएएस और आईपीएस जैसे सेवाओं की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने निजी उद्यम पर ध्यान दिया। ठीक है, अगर अंतर की बात की जाए तो आप एक अंतर यहाँ से दो अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्होंने निजी उद्यम पर ध्यान दिया, जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने किस पे दिया? इन्होंने दिया समाजवादी योजना और औद्योगिकरण। ठीक है, निजी उद्यम के प्रति अधिक सहानुभूति रखते थे कौन? पटेल साहब। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम मतभेद देखेंगे। मतभेद में क्या है? पहलू हम एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब स्वतंत्रता संग्राम के प्रति दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र प्रतिरोध का समर्थन करते थे, वहीं वल्लभ भाई पटेल अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन में विश्वास करते थे। अब कांग्रेस के साथ संबंध की बात की जाए तो इन्होंने 1939 में त्रिपुरी में इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने, कांग्रेस के साथ टकराव हुआ था इनका विचारधारा के रूप। और वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। ठीक है, और शासन पर दृष्टिकोण की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस समाजवादी योजना के साथ पक्षधर थे और केंद्रीय सरकार का समर्थन करते थे। और सुभाष वल्लभ भाई पटेल की बात की जाए तो ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था का समर्थन करते थे।
आर्थिक दृष्टि से बात की जाए तो राज्य के नेतृत्व वाली आर्थिक योजना और तीव्र औद्योगिकरण का समर्थन करते थे। ध्यान दीजिएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का समर्थन किसने किया है? सुभाष चंद्र बोस ने। और वहीं वल्लभ भाई पटेल की बात कीजिए तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी व्यवस्था को प्राथमिकता देते थे, जिसमें निजी उद्यम भी हो और राज्य की भी भूमिका हो। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को ये प्राथमिकता देते थे। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा वो है कंक्लूजन, यानी निष्कर्ष का। ठीक है, जो मेन पॉइंट होता है वो निष्कर्ष होता है। देखेंगे निष्कर्ष में, आधुनिक भारत दोनों नेताओं से प्रेरणा ले सकता है। बोस की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं दृष्टिकोण, ठीक है, जो देशभक्ति की दृष्टिकोण थी और आर्थिक निर्भरता मतलब सेल्फ एम्पावरमेंट। वहीं पटेल साहब की अगर देखें तो शासन में एकता, व्यवहारिकता के साथ मिलकर सुदृढ़, आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के लिए रोड मैप के रूप में काम करना था। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। डेली करंट के लिए वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छे नॉलेज मिलेंगे। और साथ साथ आपसे एक वादा चाहूँगा कि आप पर डे मेंस के क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन एटलीस्ट लिखिए, प्लीज़ लिखिए। बिना मेंस के या लिए आप किसी भी आयोग के एग्ज़ाम को नहीं क्रैक कर पाएंगे। मेंस एक मेन टॉपिक है, आपको लिखना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। मेंस को लिखिए, और जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपका कवर अप नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेंस में आपको फैक्ट मिलेंगे। जो एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कथन कारण बेस पे, अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो आप वो आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपका दिन, आपका जीवन अच्छा होगा, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। प्लीज़ जुड़े रहिए, आपका जुड़ना मेरे लिए सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।